देखो दोस्तों, एक चीज यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर आप इंग्लिश में स्कोर करना चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो आपको अभी से क्या करना पड़ेगा, उसकी तैयारी क्या करनी पड़ेगी ताकि बोर्ड एग्जाम में आप 95 प्लस तक क्या स्कोर कर सको। अब इसमें सबसे पहला जो पढ़ाया जाता है वो आपके यूनिट टेस्ट का जाता है दोस्तों। लेकिन यूनिट टेस्ट के बारे में मैं आगे डिस्कस करूं क्या क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, उससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज दे देना चाहता हूं कि हमारे जीडीए महाराष्ट्र के तहत, ठीक है, आपके जीडीए महाराष्ट्र के एप्लीकेशन पे आज शाम ठीक 6 बजे आप सभी का 12th इंग्लिश का सबसे पहला लेक्चर होने वाला है रैंकर्स 5.0 बैच में। दोस्तों आप सभी के लिए एक चीज और बता देना चाहता हूं कि आज का जो पहला लेक्चर है वो सभी के लिए फ्री होगा। तो फटाफट से नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्या दिया गया है, आपको जीडीए महाराष्ट्र की एप्लीकेशन की लिंक दी है, आप 6 बजे लेक्चर का ज्वाइन कर सकते हो। आज सभी के लिए फ्री होने वाला है दोस्तों। फिर उसके बाद कल से आपके जो एनरोल होंगे उनके लिए ही जो लेक्चर्स है वो होने वाले, और आप एनरोल भी कर सकते हो हमारे जीडीए महाराष्ट्र के इंग्लिश के लेक्चर में, ठीक है, लिंक नीचे दी है, फटाफट से ज्वाइन जरूर कर लेना। अगर इंग्लिश में भी एक्सेल करना चाहते हो, नहीं चाहते हो कि इंग्लिश की वजह से आपका ओवरऑल परसेंटेज कम होना, तो फटाफट से जाना रैंकर्स 5.0 बैच जरूर से ज्वाइन करना। तो चलिए अब एक एक करके चीजों की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इंग्लिश में हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए ताकि हम हमारे यूनिट टेस्ट में आराम से क्या मार्क्स क्या स्कोर कर सकें। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, देखो 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश के यूनिट टेस्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इस यूनिट टेस्ट में सबसे पहले अगर हम बात करें, तो हमारा सिलेबस क्या क्या होने वाला है। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो देखो प्रो सेक्शन में अगर मैं से बात करूं तो 2 चैप्टर्स हमें यहाँ पूछे जाएंगे। पोइट्री की अगर मैं बात करूं तो पोइट्री में से हमें 2 चैप्टर्स पूछे जाएंगे, और वहीं जब मैं नॉवेल की बात करता हूं तो नॉवेल में से हमें क्या आएगा, हमें एक चैप्टर यहाँ पे क्या पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होने वाला है, इंग्लिश का एक सिलेबस होने वाला है। और राइटिंग स्किल में जो भी टीचर्स आपके कहेंगे वो राइटिंग स्किल आपको पूछा जाएगा। ये कॉलेज टू कॉलेज क्या थोड़ा सा डिफर कर सकता है आपके ये राइटिंग स्किल को लेकर, ठीक है। और बाकी स्टैंडर्ड्स जो सिलेबस होना चाहिए यूनिट टेस्ट के लिए वो इतना सिलेबस क्या होना चाहिए। अब सबसे पहली चीज आपको क्या करना चाहिए, देखो अभी तक बहुत सारे कॉलेजेस में यूनिट टेस्ट स्टार्ट नहीं हुए रहेंगे, माइट बी वो एंड ऑफ द जुलाई वीक स्टार्ट होगा या फिर स्टार्टिंग जो वीक होगा आपके अगस्त का, वहां पे क्या चालू होता है। और मोस्ट ऑफ द जो कॉलेजेस होते हैं, जो मुंबई रीजन वगैरह में कॉलेजेस होते हैं, उनमें तो सितंबर में भी आपके यूनिट टेस्ट का कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब देखो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको सबसे पहली चीज ये करनी है कि आपका जो प्रो सेक्शन है, ठीक है, उस प्रो सेक्शन को आपको सबसे पहले क्या खत्म करना है। अब बच्चे क्या करते हैं इस प्रो सेक्शन को लेकर, वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि प्रो सेक्शन को बस वो क्या कर देते हैं कि जो आपके जो पैराग्राफ होते हैं वो पैसेज को डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये सबसे पहली बड़ी गलती होती है। देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, अभी आपके पास टाइम और इतने बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है स्टार्टिंग के। पहला जो चैप्टर आ जाता है आपका क्या, एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे, और दूसरा जो आ जाता है ऑन सेइंग ट्रीज वाला चैप्टर आ जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल और स्वीट टाइप के चैप्टर्स है, ठीक है। तो इतना कुछ है नहीं इसमें। तो आपको सबसे पहली चीज जो क्या करनी चाहिए, आपको एक इसकी जो समरी है वो रीड कर लेनी चाहिए। ऑलरेडी यूट्यूब पे अगर मैं बात करूं तो मेरे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है आपके इन चैप्टर्स पे, ठीक है, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं, या फिर ऐप में एनरोल हो जाओगे तो भाई आपको टेंशन ही नहीं, ठीक है। आपको सबसे पहले एक समरी रीड करनी है। अब समरी रीड करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप समरी रीड कर लेते हो तो आपको क्या पता चल जाता है, आपको उस प्रोज का, ठीक है, एक कंप्लीट जो आउटलाइन है वो आउटलाइन आपको पता चल जाता है कि भाई क्या है, कैसा है, किस तरीके की कहानी है, कहानी में कौन से कैरेक्टर्स हैं, कहानी का प्लॉट क्या है, ये थोड़ा सा एक आइडिया आ जाता है। क्लियर हो गया। अब फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक डिटेल रीडिंग करनी है। क्या करनी है आपको, एक डिटेल रीडिंग इन द सेंस मतलब क्या होता है कि डिटेल रीडिंग इन द सेंस आपको ये चीज करनी है कि आपको एक एक जो लाइन में लाइन बाय लाइन आपको क्या करनी है, रीडिंग यहाँ पे क्या करनी है। अब जब लाइन बाय लाइन रीडिंग करोगे तो अब इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होगा कि जब आप रीडिंग करोगे आपको हर एक स्टेटमेंट का मतलब समझेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं जो वोकैब्स होंगे, ठीक है, वोकैबुलरी है, वो वोकैबुलरी आपको समझेगी कि हाँ भाई अगर ये वर्ड है तो इस वर्ड का मतलब क्या निकल के आता है, अगर ये वर्ड है तो इस वर्ड की मीनिंग क्या है, ये चीज आपको क्या वहां पे क्या समझ में आने लगेगी। समझ में आ गया, ये चीज करनी है।
फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपकी जो एक्सरसाइज सॉल्यूशंस है उन एक्सरसाइज सॉल्यूशन को आपको क्या करना है, आपको सॉल्व क्या करना है। ठीक है, ये सारी चीज अगर मैं बात करूं हमारे एप्लीकेशन में करवाई जाती है, आपको एक्सरसाइज सॉल्यूशन पे करना है, एक्सरसाइज सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपके जो पैसेज प्रैक्टिस है उस पैसेज प्रैक्टिस पे आपको क्या जोर डालना है दोस्तों। समझ में आ गया? ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है किसी भी चैप्टर को, किसी भी प्रोज सेक्शन को क्या कंप्लीट करने का, और यही पैटर्न से जाओगे तो चीजें आपकी आराम से कंप्लीट होती जाएंगी। और पैसेज प्रैक्टिस मस्ट है, अगर आप पैसेज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी। और मेरी एक चीज की रिक्वेस्ट है, अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो मुझे ये बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि सर नहीं, हम डायरेक्टली पैसेज प्रैक्टिस करते हैं, व्हाई शुड वी डू दिस। ठीक है, हमें ये सारी चीजें क्यों करने की जरूरत है? देखो एक चीज मैं बोल रहा हूं, अगर आपको पिछले बोर्ड एग्जामिनेशन का अगर एक हाल पता होगा तो आप सभी को शायद पता होगा कि एक सोपी ने पूरा जो भवंडर मचा के रखा था पेपर में, और जो पहला ही था जो सीन पैसेज का सेक्शन आता है। ठीक है, अब उसमें बच्चे उसी में उलझ गए कि उनका बाकी का पेपर बहुत सारे बच्चों लोगों का छूट गया, आता हुआ क्वेश्चन छूट गया। समझ में आ गया? वो सोपी की वजह से क्यों क्या हो था कि बच्चों को आंसर ढूंढने में डिफिकल्टी आती है। रीजन ये था, रीजन देखो एक चीज है कि पैसेज प्रैक्टिस थी, ये एक तो रीजन बनता है। आप डायरेक्ट पैसेज प्रैक्टिस कर लोगे तो भी आपको प्रॉब्लम आएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपको उस कहानी के बारे में नहीं मालूम है, उसकी कहानी की एक आइडिया नहीं है, कि जब तक आपने एक बार रीडिंग नहीं की है तब तक आप चीजों को समझ नहीं पाओगे क्लैरिटी के हिसाब से, समझ में, और तो आप उसके अकॉर्डिंगली फिर आंसर भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी आपके पास टाइम है, अभी यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने में भी टाइम है, आप एक एक चैप्टर आप दो दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। एक दिन आप रीडिंग करो और एक दिन आप उसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन, आधे आधे घंटे का टाइम लगेगा और आधे घंटे में आपकी चीजें आराम से कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आ गया? फिर एक्सरसाइज सॉल्यूशन और पैसेज प्रैक्टिस वगैरह आप रेगुलर बेसिस पे करते जाओ। समझ में आ गया? जब इस तरीके से जाओगे तो आपका प्रोज सेक्शन क्या बनता जाएगा, धीरे धीरे स्ट्रांग बनता जाएगा। वरना बस बाद में वही हो जाएगा कि चीज आपकी बिगड़ते जाएंगे और चीज आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। इतना पार्ट क्लियर हो गया। नाउ लेट्स डू टॉक अबाउट व्हाट अबाउट पोएट्री सेक्शन। अब मैं पोएट्री सेक्शन की यहां पे बात कर लेना चाहता हूं। देखो, और पोएट्री सेक्शन में भी देखो एक चीज यहां पे कह रहा हूं कि अब प्रोज में कैसा होता है, प्रोज में जनरली जो वर्ड होते हैं बहुत सीधे साधे दिए रहते हैं, क्लियरली चीजें दी रहती है। बट यहां पे जब मैं पोएट्री सेक्शन की बात करता हूं तो पोएट्री सेक्शन में जो पोएम के जो लाइंस होते हैं, वो जो पोएम के लाइंस होते हैं वो कहते कुछ है, उसका मतलब निकल के कुछ आता है। तो आपको सबसे पहली चीज उसके एक्सप्लेनेशंस क्या समझ लेने हैं। ठीक है, उसके एक्सप्लेनेशन का आपको समझ लेना है कि अगर ये वर्ड है, ठीक है, अगर ये फलाना वर्ड है तो ये जो फलाना वर्ड है ये क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर अगर मैं बात करूं इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या निकल कर आता है, ये चीज आपको यहां पे क्या समझ लेनी है। समझ में आ गया? वहीं फिर उसके बाद आपको उसका भी क्या करना, आपको रीडिंग करनी। अब यहां पे मैं ये चीज नहीं कहता हूं कि आपको क्या करना है, उसको याद कर लेना, नहीं, याद नहीं करना है मेरे दोस्त। याद करने आपको पोएम लिखने के लिए नहीं आती है, ये चीज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं। आपको रीडिंग कर लेनी है। अब रीडिंग करने के बाद आपको एक्सरसाइज सोल्यूशन करने, समझ में, एक्सरसाइज सोल्यूशन करना, और फिर उसके बाद आपको इसकी भी क्या करनी है, प्रैक्टिस क्या करनी है। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो मैं थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। जब आप पोएम कर रहे हो तो पोएम के जो पोएटिक डिवाइस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, राइमिंग वर्ड्स है, उस पोएम के राइमिंग वर्ड्स आप लिख के रख लो। ठीक है, दूसरी चीज है राइमिंग स्कीम है, राइमिंग स्कीम भी लिख के लो अपनी नोट्स में। ठीक है, तीसरा अगर मैं बात करूं फिगर ऑफ स्पीच है, तो फिगर ऑफ स्पीच नोट कर लो। और वो फिगर ऑफ स्पीच क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप क्या करके नोट करके रख लो। जिससे फायदा क्या होगा, फायदा आपको ये होगा कि जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन करते टाइम आपको सारी चीजें आपके हाथों में रहेंगी, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। एक चीज यहां पे वापस कर दे रहा हूं कि इंग्लिश की एक सेपरेट नोटबुक ही बना के रख लेना, प्रोज की अलग, प्रोज और पोइट्री की अलग बना लेना, राइटिंग्स की एक नोटबुक बना लेना। ठीक है, नॉवेल की एक नोटबुक बना। और यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 200 की 100 पेजेस की नोटबुक बनाई, या फिर प्रोज और पोइट्री और नॉवेल आप एक साथ रख सकते हो। ठीक है, और राइटिंग स्किल आप रख सकते हो, सेक्शन बना लो बीच बीच में। ठीक है, तो आपके लिए चीजें आराम से क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, ये चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दी। अब नॉवल की अगर मैं बात करूँ तो नॉवल को भी पढ़ने का तरीका आपको प्रोज की तरह ही है, प्रोज जैसे कर रहे हो वैसे ही करना। बस एक चीज ध्यान में रखना कि आपको पहला नॉवल आ रहा है, तो पहले नॉवल में मेनली अगर मैं बात करूं तो आपका कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही बनते हैं।
ठीक है। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बन के निकल के आते हैं वहां उस पहले चैप्टर में से, और 4 मार्क्स का ही वेटेज है इस चैप्टर का। क्लियर हो गया इस नॉवल का। तो आपको इस तरीके से चीजें क्या लेके जानी, अगर इस तरीके से गए तो आपकी चीजें आराम से क्लियर हो जाएगी। और एक चीज और है कि यूनिट टेस्ट में जाने से पहले आपको इंग्लिश का मॉक टेस्ट भी आपको दे देना है, कम से कम 2 मॉक टेस्ट दे दो। इससे क्या होगा कि आपको एक हैबिट आएगा कि हाँ इंग्लिश के पेपर में चीजें किस तरीके से आने वाली, मुझे किस तरीके से सॉल्व करना है। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अभी से आपकी होने लगी। जब ये सारी चीजें अगर अभी से आप करने लगोगे तो मैं आपको एक चीज की अश्योरिटी देता हूं कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा इंग्लिश को लेकर वो नेक्स्ट लेवल का होगा। ठीक है, और चीजें आप आराम से कंप्लीट कर पाओगे। ग्रामर वाला पार्ट भी कंप्लीट करके लेके जाना है, समझ में आ गया। एक पैटर्न, एक सडन पेपर पैटर्न आपको आपके स्कूल कॉलेज से मिल ही जाएगा। नहीं पता है तो आप उसको भी पता कर सकते हो। आपको क्या करना, आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में जाना है, ठीक है। उस कॉलेज की लाइब्रेरी में आपको क्या मिल जाएगा, आपको इंग्लिश का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा यूनिट टेस्ट का। आप उसको देखो, रेफर करो कि क्योंकि देखो जनरली कैसा होता है जूनियर कॉलेजेस में, जो टीचर अगर जैसे स्पेशलाइज टीचर्स होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश की एक टीचर है तो इंग्लिश की टीचर ही एक रहती है और वो कई साल तक वही टीचर पढ़ाती रहती है। अगर वो सेम टीचर है तो आपको पेपर पैटर्न अडॉप्ट करना है और उसमें देखो क्या क्या चीजें आ रही है और देखो क्वेश्चन किस तरीके से मैडम ने पूछा और उसको इवैल्यूएट करके फिर पढ़ना चालू करो। समझ में आ गया। अगर आपने इस तरीके से चीजें की तो मैं आपको एक चीज का श्योर देता कि आप बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना यूनिट टेस्ट कंप्लीट कर लोगे और आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा रैंकर्स 5.0 बैच, जिसकी लिंक यहाँ पे एप्लीकेशन के डिस्क्रिप्शन में दी है। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपके लिए कोर्सेज लॉन्च किए गए जीडे महाराष्ट्र एप्लीकेशन में। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।